आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर विनय, पंचायती राज विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम आपके सामने SNAP-FMS सॉफ्टवेयर को लेकर आए हैं। ये सॉफ्टवेयर पंचायती राज विभाग में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान करके एक स्कीम है, जिसको हम RGSA के नाम से भी जानते हैं। उस स्कीम में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको फंडिंग अगर इस कंपोनेंट इस स्कीम के तहत आती है तो प्लीज ध्यान दें, आपने कैसे उस सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करनी है वो हम आपको इन 7 चैप्टर्स के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। कोई अपग्रेडेशन भी आएगी अगर इस सॉफ्टवेयर में, तो वो भी हम इन वीडियोस के थ्रू जो है वो आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए, जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं उनका क्या उद्देश्य है इस वीडियो को आपके सामने लाने का, वो ये है ताकि हर एक पंचायत, हमारे जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, प्रधान हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो या मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे इस पैसे को बहुत सारे कंपोनेंट्स का पैसा RGSA का डिस्पर्स किया जाता है, तो और ब्लॉक लेवल पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठे हैं, पंचायत इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, BDO साहिबान बैठे हैं, या मान लीजिए स्टेट लेवल पर डिफरेंट डीलिंग हैंड्स हैं, उन सभी को इस सॉफ्टवेयर को इजीली पता होना चाहिए और वो जिस भी समय वो देखना चाहें वो इस सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, और जब भी उन्होंने एक्सपेंडिचर करना है तो विद इन सेकंड वो कर पाए। तो ये मेन उद्देश्य है हमारे हायर अथॉरिटीज का, ताकि हर एक जो स्टेक होल्डर है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, इस स्कीम से जुड़ा हुआ है, उन सभी को इस सॉफ्टवेयर को इजीली समझ में आ जाए। वो इसलिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपने एंट्रीज गलत जगह कर दी, जैसे मान लीजिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर का पैसा दिया गया, अगर आपको पंचायत घरों के कंस्ट्रक्शन का पैसा दे दिया गया और उसकी एंट्री आपने इस स्कीम के तहत करनी थी, इस सॉफ्टवेयर के अंदर करनी थी, और उसने उठा, जबकि आपने क्या करा, आपने वो एंट्रीज 15th फाइनेंस में कर दी, तो ना केवल 15th फाइनेंस के यूसी में प्रॉब्लम आएगी बल्कि RGSA के यूसी में भी प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट में आज की डेट में हर एक चीज ऑनलाइन है, कंसोलिडेट MIS सॉफ्टवेयर बनता है, उसके बेसिस पे यूसी बनता है, तो ना केवल स्टेट लेवल पे यूसी को कंपाइल करने में प्रॉब्लम आएगी, रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम आएगी, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को भी प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट में होगा क्या, लास्ट में जो हमारे को नेक्स्ट ग्रांट आती है, जो नेक्स्ट पैसा आता है मिनिस्ट्री से, वो डिले हो जाता है। तो हायर अथॉरिटीज का इन वीडियोस को बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हर एक एंट्री प्रॉपर कंपोनेंट के अगेंस्ट हो, प्रॉपर एंट्रीज हो, गलत एंट्रीज ना हो, और वेल इन टाइम यूसी बने, और वेल इन टाइम हम कोशिश करें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से नेक्स्ट ग्रांट लेने की। तो ये मेन उद्देश्य है, ताकि हर एक पंचायत सेक्रेटरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं इस सॉफ्टवेयर को लेके, वो इन चीजों को सही समझ लें और सही एंट्रीज करें और प्रॉपर यूसी बने। तो ये मेन उद्देश्य है। तो चलिए चलते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं। अब देखिए, आपको प्रोफेशनल्स समझाएंगे इस सॉफ्टवेयर को, लेकिन बेसिक कुछ जो डिफरेंस है या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें पिछले 10 सालों से आई है, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। सबसे पहले तो ये देखिए सामने आपके, देखिए सबसे पहले तो हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। 15th फाइनेंस में जब पंचायतों को पैसा आता है 15th फाइनेंस में, तो उसकी एंट्रीज आप किस में करते हो, ई ग्राम स्वराज पोर्टल में, और उस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप करा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। तो एक तो ये चीज समझ लें। और जब आपको RGSA स्कीम के तहत पैसा आता है, तो पंचायतों को मुख्यतः 2 जगह पैसा आता है, एक कॉमन सर्विस सेंटर में और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पंचायत घर में। तो अगर आपको वो वाला पैसा आता है, तो आप कहां पर एंट्री करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। और इस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसका मतलब ये हुआ कि 15th फाइनेंस का भी अलग लॉगिन आईडी होगा और RGSA का भी अलग लॉगिन आईडी होगा। यहां पर एक्सपेंडिचर करने का तरीका अलग होगा और यहां पर एक्सपेंडिचर करने का तरीका अलग होगा। तो एक तो ये चीज हो गई। अब RGSA में आपको ध्यान रखना है, खासकर ग्राम पंचायतों को, कॉमन सर्विस सेंटर ये RGSA का हिस्सा है। तो इसका खर्चा जब आप करोगे तो आपने कहां पे करना है,
SNAPFMS सॉफ्टवेयर में। और नई ग्राम पंचायत को जब हम कंस्ट्रक्शन का पैसा देंगे तो वो भी RGSA का हिस्सा होगा। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लें, क्योंकि ना केवल RGSA आपको पैसा देता है बल्कि स्टेट भी आपको अलग से पैसा देता है। तो वो चीज आपको क्लियर करनी है। स्टेट का पैसा कहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर उसका शो करना है, वो आपने कहीं और पर करना है। लेकिन जो RGSA का पैसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको 20 लाख रुपए देते हैं RGSA की तरफ से, तो उसके खर्चे की एंट्री जो है आपने RGSA के इस सॉफ्टवेयर में करनी है, जिस सॉफ्टवेयर को हम बता रहे हैं। तो ये वाली चीज आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि स्टेट भी कुछ पैसा जो है वो अपने स्टेट हेड से देता है। तो प्लीज ये चीज क्लियर कर लें। हम आपको जो भी लेटर लिखेंगे वो क्लियर कट लिखेंगे कि हम आपको कितने पैसे आपको दे रहे हैं। और दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग का पैसा जो है वो काफी ज्यादा RGSA से जाता है, लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वो स्टेट फंड भी देता है। फॉर एग्जाम्पल 45 डेज की जो ट्रेनिंग होती है पंचायत सेक्रेटरीज की, वो पैसा जो है वो स्टेट देता है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर्स को याद रखना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से जा रहा है। और यही अ, हमारे जो DPO ऑफिसेज हैं या हमारे DPRCs बने हैं, उनको भी इस चीज का ध्यान देना होगा कि ये पैसा RGSA से जा रहा है या स्टेट फंड से जा रहा है। अब उसके बाद देखें, जब हम सॉफ्टवेयर देखते हैं, हम जब आप एक्सपेंडिचर करोगे इस सॉफ्टवेयर में, तो इस तरीके से आपके सामने डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं जहां पर आपने एंट्रीज करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल सपोर्ट फॉर पंचायत। जब ग्राम पंचायतों में, अभी फॉर द टाइम बिंग ग्राम पंचायतों में हमने कोई भी मैन पावर डिप्लॉय नहीं की है, ना ही हमें इस प्रकार की कोई फंडिंग आई है, तो यहाँ पर तो एंट्रीज नहीं होगी। प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट फॉर इनकम डेवलपमेंट एंड इनकम इनहांसमेंट। अब जैसे मान लीजिए कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई इको टूरिज्म का कोई प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने अगर खर्चे की एंट्री करनी है, एक्सपेंडिचर की एंट्री करनी है, तो वो यहाँ पर करेंगे। IC एक्टिविटीज की एंट्रीज स्टेट लेवल पे IC की एक्टिविटीज होती हैं, तो स्टेट यहाँ पर एंट्री करेगा। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट को पैसा देते हैं, तो उन्होंने IC एक्टिविटीज के एक्सपेंडिचर की डिटेल यहाँ पर डालनी है। प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टेट लेवल पे एंट्रीज होती हैं। अगर हम आपको फॉर एग्जांपल OE का पैसा देते हैं, तो प्लीज आप उसकी एंट्रीज प्रोग्राम मैनेजमेंट में करें। या किसी और कंपोनेंट में भी अगर आपको OE का पैसा मिलता है, तो हम आपको क्लियर करते चलेंगे। अब कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपने ये भी तो खर्चा डालना है कि मेरे को किस कंपोनेंट के अगेंस्ट ये एंट्रीज करनी है, तो आपको ये चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये मेरा बताने का उद्देश्य है। अब देखिए, इसके बाद जो मैंने कंपोनेंट डिफाइन करे, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन करे। इन्हीं कंपोनेंट को मैं आगे भी डिफाइन कर रहा हूँ सब हेड के रूप में। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स। अब इसमें कौन कौन से खर्चे आप एंटर करोगे? पंचायत घरों को जो पैसा आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत भवन, उसका खर्चा आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। रिपेयर ऑफ ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, अगर आपको रिपेयर के लिए पैसा मिलता है RGSA के तहत, अभी इस साल तो नहीं आया है, लेकिन अगर आपको पैसा आएगा, तो आप प्लीज सब्जेक्ट लेटर जो आपको मिलता है उसमें सब्जेक्ट देख लें कि ये आपको पैसा स्टेट फंड से आ रहा है या RGSA उसमें लिखा है। अगर उसमें RGSA लिखा होगा, तो आपने उसकी एंट्री RGSA के सॉफ्टवेयर में करनी है। अब कॉमन सर्विस सेंटर को लोकेशन ऑफ CSCs, ये खर्चा जो है आपने यहीं पे करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर GPDP, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल इंक्लूडिंग फिल्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स भी मूवीज बना सकते हैं। तो अगर आपको इस कंपोनेंट के तहत पैसा आता है, तो आप प्लीज उसकी एंट्री यहाँ पर करें। पंचायत लर्निंग सेंटर, देखिए PLC का पैसा जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। हम PLCs आपको दे चुके हैं। पंचायत लर्निंग सेंटर, उसका जो खर्चा है, उसका एक्सपेंडिचर जो है ग्राम पंचायतें वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस सब हेड में करेगी। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि पंचायतों को ना केवल
पंचायत भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मिलता है, ना केवल रिपेयर के लिए पैसा मिलता है, ना केवल कॉमन सर्विस सेंटर के लिए पैसा मिलता है, बल्कि पंचायत लर्निंग सेंटर पीएलसी का भी पैसा मिलता है। तो उसकी जब आप एंट्रीज करोगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर करोगे। इसी तरीके एवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज, एक्सपोजर विजिट। अब एसडीजी पे अगर एक्सपोजर विजिट होती है विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, तो उसकी एंट्रीज भी आप यहां पर करोगे। कहां पर करोगे? ट्रेनिंग प्रोग्राम के यहां पर, इस सब हेड के तहत। अब एडिशनल ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स इन थेमेटिक एरियाज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें अगर एडिशनल मास्टर ट्रेनर्स बनते हैं, तो अगर उस कंपोनेंट में अगर आपको पैसा मिलता है डिस्ट्रिक्ट को या ट्रेनिंग सेंटर्स को, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस सब हेड में करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हायरिंग ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट, मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे अगर हम कोई ट्रेनिंग हार्डवेयर लेते हैं, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स लेते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, तो उसका खर्चा जो है वो यहाँ पर होगा। और एसपीआरसी और डीपीआरसी की जो रिकरिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर आएगी। अब देखिए डिस्टेंस लर्निंग फैसिलिटी में स्टूडियो एट द स्टेट लेवल आया है। ये सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल्स के पैसे अगर आए होंगे, टेक्निकल मैन पावर, अगर मान लीजिए हमारी टेक्निकल मैन पावर यहाँ पर अप्रूव हुई है टू हैंडल स्टूडियो, तो अगर ये चीजें अप्रूव होती हैं और इस कंपोनेंट पे तहत आपको पैसा आता है, तो आप उन खर्चों की एंट्रीज यहाँ पर करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ई इनेबलमेंट, कंप्यूटर्स, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर दिए जाते हैं, तो अगर आपको इसका पैसा मिलता है तो आप इसका खर्चा कहां पर करोगे? यहां पर ई इनेबलमेंट में। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टरेट लेवल पे ये होता है, तो पंचायतें या डिस्ट्रिक्ट घबराए ना, इसकी एंट्रीज हम करेंगे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस एंड प्लानिंग सेल इन द स्टेट। अब इसमें हमने कुछ आउटसोर्स पे मैन पावर को डिप्लॉय करा है, एसपीएमयू में भी करा है, डिस्ट्रिक्ट डीपीएमयू में हमने ऑलरेडी कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए हैं, ब्लॉक लेवल पर भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए हैं। तो उन सभी के खर्चों की एंट्रीज कहाँ होगी? इस हेड के तहत। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, स्टेट लेवल पर आउटसोर्स पर जो मैन पावर लगी है, जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट वगैरह हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए हैं। कहीं हो सकता है हमने आपको जूनियर कोर फैकल्टीज भी दी हों, और ब्लॉक लेवल पे हमने कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए हैं। इन सभी की एंट्रीज जो है वो यहाँ पर होगी। और स्पेशल सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथन ग्राम सभा इन पैसा एरियाज। पैसा एरियाज में अगर हमने कोऑर्डिनेटर लगाए हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, तो उनकी सैलरीज की एंट्रीज यहाँ पे होगी। और ग्राम सभा ओरिएंटेशन के लिए 10,000 रुपए के आसपास भी मिलता है, वो ग्राम सभा ओरिएंटेशन की एक्सपेंडिचर की डिटेल जो है वो यहाँ पर होगी। और इस तरीके से वो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया। जो इको टूरिज्म है उसकी जो एंट्री, एक्सपेंडिचर एंट्री है, वो यहाँ पर होगी। अब देखिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग का पैसा है वो बहुत ज्यादा पैसा है, और वो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पर होगी। तो एवरी कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर आरजीएसए नाउ टू बी एंटर्ड ऑन टीएमपी पोर्टल। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें, इस पर ट्रेनिंग्स लें, ये सबसे जरूरी हमारा कंपोनेंट है। जब तक ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तब तक आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद MIS सॉफ्टवेयर, आप ध्यान रखें एक्सपेंडिचर जब आप करोगे तो आपको फिर वो एंट्रीज जो है वो MIS सॉफ्टवेयर पर भी करनी होंगी, और ये डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। ये TMP से भी मैच करता होना चाहिए, कैशबुक से भी मैच करता होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर भी MIS सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज आप अपने डाटा की एंट्री, एक्सपेंडिचर की एंट्री जो है वो सही करें। हेलो हेलो एवरीवन, मैं आज आपको पंचायत घर, जिसका नाम वर्तमान में पंचायत कम्युनिटी सेंटर बदल गया है,
तथा कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, कैसे इसका फंडिंग पैटर्न है और इसके यूसेज आपने कैसे देने हैं और इसका जो आपको फंड एलोकेशन होते हैं, इसका खर्चा आपने कहाँ पर दर्शाना है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी हमारे फील्ड के ऑफिसेज है उनको कन्फ्यूजन है। जो पंचायत घर या पंचायत कम्युनिटी सेंटर है, इसके लिए फंडिंग जो है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के माध्यम से होती है। वर्तमान में पंचायत कम्युनिटी सेंटर के लिए केवल जो नई गठित ग्राम पंचायतें हैं उसी में ही फंडिंग हो रही है, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर के लिए फंडिंग RGSA के तहत हो रही है और फेज मैनर में हो रही है। ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आश्वासन है कि प्रत्येक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर होंगे, परंतु कॉमन सर्विस सेंटर के लिए 5 लाख रुपए यहाँ से एलोकेट होते हैं RGSA से, परंतु वन गो में ये एलोकेट नहीं होंगे, ये फेज मैनर में एलोकेट हो रहे हैं और इसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। जहाँ तक इसके एक्सपेंडिचर का सवाल है, तो जब आपको राशि व्यय हो जाएगी तो पंचायत कम्युनिटी सेंटर पे जो आपकी यूसीज है वो खंड विकास अधिकारी कार्यालय और जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के माध्यम से पंचायती राज निदेशालय को आएंगे, जबकि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आपको SNA सॉफ्टवेयर में अपने एंट्रीज करनी पड़ेगी, यूसी पृथक रूप से निदेशालय को भेजने पड़ेंगे जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के माध्यम से। अच्छा, और ये भी इंश्योर कर लें कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो को लोकेटेड होगा पंचायत कम्युनिटी सेंटर के, ये इसकी कंस्ट्रक्शन अलग से नहीं होगी, क्योंकि जो तो नए पंचायत घर बन रहे हैं, पंचायत कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, उसमें तो स्वतः ही उसमें प्रोविजन है कि भी कॉमन सर्विस सेंटर भी साथ ही उसी इनबिल्ट होगा, उसके साथ ही को लोकेटेड होगा, जबकि जो पुराने पंचायत कम्युनिटी सेंटर है उसमें ये इंश्योर करें कि आप बिल्कुल उसके साथ ही बनाए, बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ PFMS के बारे में। तो सबसे पहले PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर के थ्रू ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है और ये मैं आपको एक पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग पूरा PFMS बताऊंगी। आपकी स्कीम का नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो पहले मैं आपको PFMS पे लेके चलती हूँ कि किस तरह का डैशबोर्ड है, किस तरह की हमारी साइट है। तो PFMS पे जाने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में अगर आप यूज करते हो जो भी ब्राउजर, उस पे PFMS टाइप कर दीजिए, ठीक है। PFMS आपने टाइप किया, यहाँ पे देखिए हमने PFMS टाइप किया और एंटर कर दिया। तो सबसे पहले आपको हमारे PFMS पे ये साइट का URL शो कर देगा। ये हमारी PFMS साइट का URL है, आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम PFMS पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं ये सामने आपको शो हो जाती है, ये हमारी PFMS की साइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा PFMS का होम पेज शो होता है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि PFMS की 3 IDs जरूरी हैं। एक होती है PFMS एडमिन ID, एक होती है डाटा ऑपरेटर और एक होती है डाटा अप्रूवर। तो ये 3 IDs का होना आपके पास बहुत जरूरी है और हर लेवल पे ये IDs होती हैं। हर लेवल मीन्स अगर आप डायरेक्टरेट लेवल पे बैठे हैं तो डायरेक्टर लेवल अपने आप में एक एजेंसी है, तो उसकी अलग एडमिन ID होगी, ऑपरेटर होगा, अप्रूवर होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग ऑपरेटर, अप्रूवर और एडमिन ID होगी। अगर ब्लॉक पे है तो ब्लॉक लेवल की अलग रहेगी, अगर पंचायत है तो पंचायत की, क्योंकि हर लेवल पे उसका अपना एक अलग ऑफिस है, हर पंचायत का अपना अलग ऑफिस है, तो उस ऑफिस के बेस पे वो एडमिन ID बनती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि PFMS में आपने सबसे पहले अपनी एडमिन ID कैसे लॉगिन करनी है। लॉगिन का ऑप्शन आपको सामने शो हो रहा है, यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके पास ये शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी एडमिन ID और पासवर्ड आपके पास होगा ही, उस एडमिन ID को आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे मैं आपको एक ID लॉगिन करके दिखा रही हूँ। इस तरह से PFMS का जो है होम पेज होता है जब आप अपनी एडमिन ID से लॉगिन करोगे, ठीक है। तो एडमिन ID से लॉगिन करने के बाद अब हम बात करते हैं कि एडमिन के काम क्या क्या रहते हैं। तो एडमिन के काम की अगर हम बात करें तो एडमिन के 2-3 ही बेसिक से काम होते हैं। एक तो वो आपको एलोकेशन करके देगा और दूसरा अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट
एंड लास्ट वो डाटा ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी जो जनरेट होती है वो भी एडमिन से ही होती है, तो इसीलिए एडमिन आईडी का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी एडमिन आईडी ओपन हुई है। इसमें हमने सबसे पहले अपनी एक बार प्रोफाइल जरूर चेक करनी है कि माई डिटेल्स माई प्रोफाइल में जाके कि किस तरह की हमारी आईडी है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपकी एडमिन आईडी है, किस नाम से बनी है, कौन सी इसमें मेल डली है, किसका इसमें मोबाइल नंबर डला है, हर चीज इसमें आप और कब ये बनाई गई है।